सोचिए, आप एक ऐसा सच खोज निकालते हैं जो जो आपके समाज की हजारों साल पुरानी मान्यताओं को, धर्म को और खुद के बारे में इंसान की समझ को जड़ से हिला सकता है। हम्म ये बहुत बड़ा सवाल है। 1859 में चार्ल्स डार्विन नाम के एक प्रकृतिवादी ने यही किया। हम्म, उन्होंने एक किताब छापी और उस किताब ने, कह सकते हैं कि विज्ञान और दर्शन की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। और ये कोई मामूली भूचाल नहीं था। नहीं। ये एक ऐसी बौद्धिक क्रांति थी जिसकी गूंज आज मतलब 150 साल बाद भी हमारे कानों में पड़ती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा था। बिल्कुल। और आज हम उसी ऐतिहासिक किताब चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास इस पर एक विस्तृत समीक्षा है और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि डार्विन का विचार इतना क्रांतिकारी क्यों था, उन्होंने उसे साबित कैसे किया और क्यों ये आज भी इतनी बहसों के केंद्र में है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डार्विन की किताब का पूरा नाम ही उसके इरादे साफ कर देता है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन के जरिए प्रजातियों का जन्म। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं कह रही थी कि प्रजातियां बदलती हैं, नहीं, ये उस बदलाव का तरीका, उसका कैसे भी बता रही थी। इसने जीवन की उत्पत्ति के बारे में हजारों साल से चली आ रही दैवीय रचना की धारणा को सीधी चुनौती दे डाली। ठीक है, तो चलिए इस विस्फोटक विचार के केंद्र में चलते हैं। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? डार्विन ने इस धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया को समझाया कैसे? देखिए, डार्विन का कमाल यही था कि उन्होंने एक बहुत जटिल प्रक्रिया को कुछ सरल और तार्किक हिस्सों में तोड़ दिया। इसे समझने के लिए हम इसे 4 कदमों में देख सकते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है जीने के लिए होड़, या जिसे उन्होंने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीने के लिए होड़, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। मतलब प्रकृति एक तरह का युद्ध का मैदान है। एक तरह से हाँ। डार्विन ने देखा कि हर जीव, चाहे वो पौधा हो या जानवर, अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा संतानें पैदा करता है। एक मछली लाखों अंडे देती है, पर उनमें से कुछ ही बच पाते हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन जैसे खाना, पानी, रहने की जगह वो सीमित है। इसलिए जिंदा रहने के लिए हर जीव को एक अनकही जद्दोजहद करनी पड़ती है, सिर्फ दूसरे शिकारियों से नहीं, बल्कि अपनी ही प्रजाति के सदस्यों से भी। ठीक है, तो प्रकृति में हर कोई जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई में जीतता कौन है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कोई नियम भी है? यही डार्विन का दूसरा और सबसे शानदार अवलोकन था। उन्होंने कहा कि ये किस्मत का खेल नहीं है, यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम करता है, विविधता, वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन, यानी एक ही प्रजाति के जीवों में भी छोटे छोटे अंतर होते हैं। आप इंसानों को ही देख लीजिए, हम सब एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की नज़र तेज है, किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत है। ये छोटे छोटे अंतर हर प्रजाति में, हर पीढ़ी में मौजूद होते हैं। लेकिन ये अंतर तो बहुत मामूली होते होंगे। क्या एक जानवर के थोड़े ज्यादा घने बाल होने से या किसी पक्षी की चोंच के मिलीमीटर भर लंबे होने से वाकई उसकी जान बच सकती है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस सिद्धांत की सबसे दिलचस्प बात है। यहीं तीसरा और चौथा कदम एक साथ आते हैं, अनुकूलन और उत्तरजीविता, एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। हाँ, और फिर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। वो जो मामूली अंतर है, अगर वो किसी जीव को अपने माहौल में जरा सी भी बढ़त दे दे, जैसे ठंडे इलाके में थोड़े घने बाल उसे ठंड से बेहतर बचाते हैं, तो उसके जिंदा रहने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा। और जो जिंदा बचेगा वही तो अपनी अगली पीढ़ी पैदा करेगा। अच्छा, तो जिसके पास वो फायदेमंद गुण हैं वो बच गया और उसने अपने बच्चों को भी वही गुण दे दिया, और जिसके पास नहीं था वो शायद उस संघर्ष में हार गया और उसके गुण वहीं खत्म हो गए। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि ये प्रक्रिया 1-2 साल नहीं, बल्कि लाखों सालों तक चलती रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो छोटे छोटे फायदेमंद गुण उस आबादी में फैलते जाएंगे, और जो गुण उतने फायदेमंद नहीं हैं वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, और लाखों साल बाद ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर इतने बड़े हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति ही जन्म ले लेती है। और यहीं से डार्विन का वो मशहूर वाक्य आता है,
जिसके बारे में सबने सुना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन जैसा आप समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही डार्विन के सिद्धांत का सबसे बड़ा तोहफा है। फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर या सबसे तेज होना नहीं है। इसका मतलब है वो जो अपने बदलते माहौल के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर फिट कर ले या ढाल ले। अच्छा। एक डायनासोर बहुत ताकतवर था, लेकिन जब माहौल बदला तो एक छोटा सा जीव शायद ज्यादा बेहतर फिट था। ये सिद्धांत सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, ये विचारों पर, कंपनियों पर, टेक्नोलॉजी पर भी लागू होता है। सही बात है। जो भी अपने बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाता, वो पीछे रह जाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब ये सिद्धांत सिर्फ जीव विज्ञान का नहीं बल्कि जीवन का एक नियम है। लेकिन ये सब सिद्धांतिक बातें हैं। 1859 में जब डार्विन ने ये दावा किया तो ये एक बहुत बड़ा दावा था। उनके पास इसे साबित करने के लिए क्या सबूत थे? हमारी समीक्षा में गैलापागोस द्वीपों के फिंच पक्षियों का जिक्र है, जो शायद इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। हाँ, गैलापागोस फिंच डार्विन के लिए यूरेका मोमेंट जैसा था। अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि गैलापागोस के अलग-अलग द्वीपों पर जो फिंच पक्षी रहते हैं वो दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनकी चोंच का आकार और बनावट बहुत अलग है। ये बात उन्हें अजीब लगी। ऐसा क्यों था? क्या वो अलग-अलग प्रजातियां थी? शुरुआत में तो यही लगा, लेकिन जब उन्होंने गहराई से देखा तो एक पैटर्न नजर आया। उन्होंने पाया कि हर द्वीप पर फिंच की चोंच का आकार वहां मिलने वाले भोजन के हिसाब से ढल गया था। जिस द्वीप पर सख्त छिलके वाले बीज ज्यादा थे, वहां के पक्षियों की चोंच तोते की तरह मोटी और मजबूत थी, ताकि वो बीज तोड़ सके। अच्छा। वहीं जिन द्वीपों पर कीड़े मकोड़े ज्यादा थे, वहां के पक्षियों की चोंच चिमटी की तरह पतली और नुकीली थी। वाह, ये तो कमाल है। मतलब फिंच पक्षियों की चोंच असल में उनके द्वीप का आईडी कार्ड बन गई, जो बताती थी कि वहां खाने को क्या मिलता है। एकदम सही। ये तो वाकई में प्राकृतिक चयन को काम करते हुए देखने जैसा है। बिल्कुल। डार्विन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सभी फिंच शायद कभी एक ही पूर्वज से आए थे, लेकिन जब वे अलग-अलग द्वीपों पर बस गए तो वहां के भोजन के दबाव ने उन पक्षियों को बढ़त दी जिनकी चोंच उस खास भोजन के लिए सबसे उपयुक्त थी। पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार वो इतनी अलग हो गईं कि नई प्रजातियां बन गईं। यह प्राकृतिक चयन का एक जीता जागता सबूत था। यह वाकई एक ठोस उदाहरण है, लेकिन क्या डार्विन के पास सिर्फ इन दूर दराज के पक्षियों का ही उदाहरण था, या कुछ ऐसा भी था जिसे वो अपने देश के लोगों को आसानी से समझा सकते? समीक्षा में कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जिक्र है। ये क्या था? ये डार्विन की सबसे शानदार दलीलों में से एक थी। उन्होंने कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता कि चयन से प्रजातियां बदल सकती हैं, तो बस अपने आसपास देखें कि इंसान हजारों सालों से क्या कर रहा है। हम किसान और पशुपालक अपनी पसंद के गुणों के आधार पर जानवरों और पौधों को चुनते हैं। हम ज्यादा दूध देने वाली गायों को पालते हैं, तेज दौड़ने वाले घोड़ों की ब्रीडिंग कराते हैं। या आज के जमाने में सोचें तो हजारों तरह के कुत्तों की नस्लें। बिल्कुल, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई शिकारी, ये सब इंसानी चयन का नतीजा है। अच्छा, तो हम जानबूझकर चयन कर रहे हैं, जो गुण हमें पसंद हैं उन्हें अगली पीढ़ी में भेज रहे हैं। हाँ, और इस कृत्रिम चयन से हम कुछ 100 सालों में ही भेड़ियों जैसे एक जानवर से दर्जनों अलग-अलग तरह के कुत्ते बना सकते हैं। डार्विन का तर्क अकाट्य था। अगर इंसान अपनी पसंद से कुछ 100 या 1000 सालों में इतने बड़े बदलाव ला सकता है, तो सोचिए प्रकृति जो लाखों करोड़ों सालों से प्राकृतिक चयन कर रही है, वो कितने अद्भुत और विशाल बदलाव ला सकती है। ठीक है, सबूत तो काफी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने क्रांतिकारी विचार पर हंगामा तो जरूर हुआ होगा। मुझे यकीन है कि हर किसी ने इसे खुली बाहों से स्वीकार नहीं किया होगा। इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या थी? हंगामा तो बहुत बड़ा हुआ। विरोध 2 मुख्य मोर्चों पर हुआ। पहला और सबसे जोरदार विरोध था धार्मिक विरोध। हाँ, उस जमाने के यूरोप में चर्च का बहुत गहरा प्रभाव था और बाइबल के अनुसार ईश्वर ने दुनिया और उसके सभी जीवों को उनके मौजूदा स्वरूप में ही कुछ 1000 साल पहले बनाया था। खास तौर पर इंसान को, उसे तो ईश्वर ने अपने स्वरूप में गढ़ा था, जो सभी जीवों से अलग और श्रेष्ठ था। और डार्विन का सिद्धांत कह रहा था कि इंसान कोई खास रचना नहीं, बल्कि जानवरों के जगत से ही
लाखों साल की प्रक्रिया के बाद विकसित हुआ है। ये तो उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा, है ना? बहुत बड़ा। इसे ईश्वर विरोधी माना गया, नास्तिकता को बढ़ावा देने वाला माना गया। डार्विन पर कार्टून बनाए गए जिसमें उन्हें बंदर के शरीर के साथ दिखाया जाता था। और ये बहस आज भी दुनिया के कई हिस्सों में क्रिएशनिज्म वर्सेस एवोल्यूशन के नाम से जारी है। लेकिन सिर्फ धर्म ही नहीं, वैज्ञानिक जगत में भी उनके सिद्धांत पर सवाल उठाए गए। मैं समझ सकता हूँ कि धार्मिक तौर पर ये एक बड़ा झटका था, लेकिन क्या उस समय के वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत मान लिया था, या उनके पास भी ठोस सवाल थे? उनके पास भी बहुत ठोस और वाजिब सवाल थे। डार्विन के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, एक पहेली जिसका जवाब उनके पास नहीं था। अच्छा। और वो पहेली ये थी कि ये विविधता, ये वेरिएशन आखिर आती कहाँ से है, और ये माता पिता से बच्चों तक पहुंचती कैसे है। अच्छा, तो वो ये तो देख पा रहे थे कि बच्चों में माता पिता से थोड़े अलग गुण होते हैं, लेकिन उन्हें उस प्रक्रिया का क्यों और कैसे नहीं पता था। सही समझे। उन्हें आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स और जीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और विडंबना देखिए, जिस समय डार्विन ये सब लिख रहे थे, उसी समय ऑस्ट्रिया में एक गुमनाम पादरी ग्रेगर मेंडल अपने मठ के बगीचे में मटर के दानों पर प्रयोग कर रहे थे, जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम खोजे थे। हाँ, उन्होंने ही जीन का पहला आइडिया दिया। लेकिन उनके काम को दुनिया ने दशकों बाद पहचाना। डार्विन को अगर मेंडल के काम के बारे में पता होता तो उनका सिद्धांत उसी समय कह सकते हैं कि अभेद हो जाता। ये उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सीमा थी। तो फिर इन कमियों के बावजूद, एक तरफ धार्मिक विरोध और दूसरी तरफ एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली, इस किताब ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कैसे दिया? इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या थीं? इसकी कई खूबियां थीं। पहली, इसका तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। डार्विन ने सिर्फ एक विचार हवा में नहीं उछाला, नहीं, उन्होंने अपनी इस किताब को लिखने से पहले 20 साल तक सबूत इकट्ठा किए। जीवाश्मों से, पौधों से, जानवरों के बर्ताव से। उन्होंने हर संभावित आलोचना के बारे में पहले ही सोचा और उसका जवाब देने की कोशिश की। किताब बहुत ही व्यवस्थित थी। उन्होंने अटकलें नहीं लगाईं, बल्कि सबूतों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। इसने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी। भले ही उन्हें जीन के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनके सिद्धांत ने आने वाले वैज्ञानिकों को सही सवाल पूछने की दिशा दी। आज जेनेटिक्स, मेडिसिन, इकोलॉजी, ये सारे क्षेत्र डार्विन के विकासवाद के ढांचे के बिना अधूरे हैं। सही बात है। हम किसी वायरस के नए वेरिएंट को समझने की कोशिश कर रहे हों या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, इन सब के पीछे डार्विन के ही सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। और शायद सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को ही बदल दिया। निश्चित रूप से इसने हमें ये एहसास दिलाया कि हम किसी कहानी के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि हम जीवन के एक विशाल, पुराने और लगातार चल रहे नाटक का एक हिस्सा हैं। इसने मानव उत्पत्ति पर वैज्ञानिक सोच को जन्म दिया और हमें हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों, चिंपैंजी और दूसरे प्राइमेट से जोड़ा। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? इतने विवादों और वैज्ञानिक सीमाओं के बावजूद ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमारी समीक्षा भी कहती है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज सिर्फ जीव विज्ञान की एक किताब नहीं है, ये एक वैज्ञानिक क्रांति का घोषणा पत्र है। इसका सबसे बड़ा और गहरा संदेश ये है कि जीवन स्थिर नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार बदलने वाली, बहती हुई नदी है। ये हमें सिखाती है कि हम सब, चाहे इंसान हो, व्हेल हो या एक छोटा सा बैक्टीरिया, हम सब एक ही विशाल जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं जो एक ही जड़ से निकली हैं। और ये हमें हमारी अपनी जगह की विनम्रता भी सिखाती है। समीक्षा में इस किताब को 4.85 की बहुत ऊंची रेटिंग दी गई है और इसे विज्ञान, इतिहास और दर्शन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य पुस्तक बताया गया है। ये वाकई एक ऐसी किताब है जिसके विचारों से हर किसी को एक बार जरूर गुजरना चाहिए, चाहे आप उनसे सहमत हो या असहमत। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जो हमारे स्रोत से ही निकलता है। स्रोत बताता है कि डार्विन की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सीमा ये थी कि उन्हें जीन की जानकारी नहीं थी। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगर डार्विन को डीएनए और आनुवांशिकी की आधुनिक समझ होती तो उनका सिद्धांत शुरू से ही कितना अलग या और ज्यादा मजबूत होता। और आज जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में जी रहे हैं, तब भी जीवन की इस विशाल विविधता के कौन से रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।